आज की क्लास में मित्रों आपको प्रैक्टिस सेट 3 है यूटेरिया का, जिसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। इसमें बता देना है कि कौन सी सहायक संधि की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है, देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। ठीक है, ये बता देना है। तो इसमें देखिए, इसमें जो बी ऑप्शन है, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा बी। बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? ठीक है, कार्रवाई की गई थी, ये हम लोगों को बता देना है। ठीक है, तो ये पहला आपका ऑप्शन है पायनियर, दूसरा है भारत मिहिर, तीसरा बंगाली, इनमें से कोई नहीं। तो भारत मिहिर पर जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? उस व्यक्ति का नाम हम लोगों को बता देना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये आपका है के.एम. पनिकर, मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, मोतीलाल नेहरू ने इसको संपादित किया था, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? कौन ऐसी प्रेसिडेंसी थी जिसमें बाल हत्या सबसे ज़्यादा थी? तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी में बाल हत्या सबसे अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमी रुमाल संयंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रुमाल के बारे में बताना है कि यह किससे संबंधित है। तो ये आपका है मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित है रेशमी रुमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह है नागपुर का अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? जो सही नहीं है उसी ऑप्शन को हमको यहाँ पर चुनना है। तो कहता है यह एक वन तंत्र होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र कभी वन तंत्र नहीं होता। इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका ऑप्शन भी कहता है कि इसकी अपनी उत्पादकता होती है उत्पादकता इसकी। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, बिल्कुल होता है। यह एक कार्यशील इकाई होता है। तो तीनों इसमें सही है, लेकिन यह एक वन तंत्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन कहता है 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट के बारे में हम लोगों को बता देना है कि कौन इसमें से प्रसिद्ध है जैविक हॉट स्पॉट है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, सुंदरबन, थार, लद्दाख, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जो होता है यह जैविक हॉट स्पॉट होता है, प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका बता देना है इसमें कि कौन सा चक्र है जिसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके बारे में हमको बताना है। तो ये आपका कार्बन चक्र और जल चक्र, जल चक्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? किस स्थान से भिक्षुणी के प्रवेश की अनुमति दी थी? उस स्थान का नाम हम लोगों को बता देना है। तो वैशाली से दिया था उन्होंने। ठीक है, ये आपका हो गया मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 11 आपका है। ये क्वेश्चन कहता है आपका, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर के बारे में बता देना है कि भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है पूर्वी घाट, अंडमान द्वीप, लद्दाख या मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र में दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। ठीक है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। ऑप्शन देखते हैं, इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। आंसर हो जाएगा उपसौर जो है पृथ्वी की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, यही आंसर हम लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
कौन से भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? PSL। तो इसमें एल तरंगे जो होती है सबसे अधिक विनाशकारी होती है। सबसे अधिक विनाशकारी होती है कौन तरंगे? PSL में आपका एल तरंगे जो होती है सबसे विनाशकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है इसके बारे में हमको बताना है। कहता है कि रेडिक्लिफ भारत और चीन, ये तो गलत है। ठीक है। डूरन रेखा भारत और पाकिस्तान, डूरन रेखा भारत पाकिस्तान, ये भी गलत है, अफगानिस्तान होगा। मैग्नेट रेखा फ्रांस और जर्मनी, ठीक है। और हिंडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। मैग्नेट रेखा जो है यह फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है, जबकि बाकी जो है तीनों ऑप्शन वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में हम लोगों को बता देना है। हिमालय है, रॉकी है, आल्प्स है, एंडीज है। तो एंडीज जो है यह सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया है? ठीक है, राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया है, इसके बारे में हम लोगों को बता देना है। कहता है कि ये आपका है ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा इसको अलग किया गया था। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा इसको अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? ठीक है, तो उस योजना का नाम बता देना है कि किसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। तो हम सब लोग जानते हैं ये कैबिनेट मिशन योजना है, इसी के आधार पर इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? उसका हम लोग को सन बता देना है कब हुई थी। तो ये आपका है 22 अगस्त 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है 24 अगस्त 1946 को। तो 24 अगस्त 1946 को हुई थी, ठीक है। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में हम लोगों को बता देना है, ठीक है। कहता है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, सही है, ठीक है। फिर कहता है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, ये दोनों सही है। ये ऑप्शन सी में दिया है दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपका होगा, बीस नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अनुच्छेद 54 का संबंध हम लोग को बता देना है कि किससे है। ऑप्शन ए आपका कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से, यही सही है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है आपका 54, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न कथनों में कौन सा गलत है? गलत कथन चुन लेना है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, सही है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। डी कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। इसमें पूछता है कि कौन सा गलत है? तो गलत मित्रों इसमें से सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है आपका वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। तो देखिए इसमें ये कहता है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, तो सही है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, ये सही नहीं है। 3 कहता है इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये सही है। तो 22 का आंसर हो जाएगा बंधु 1 और 3, तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है ये आपका सही है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? मात्रात्मक उपकरण के बारे में हम लोगों को बता देना है, ठीक है।
तो वैधानिक तरलता अनुपात ये है, नगद आरक्षित अनुपात ये भी है, खुले बाजार की क्रियाएं ये भी है। तो देखिए 1, 2, 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किस संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, हम लोगों को मुख्य उद्देश्य के बारे में बता देना है। डॉक्टर रघुराम राजन समिति विजय, नहीं उद्देश्य है ना, तो इसका ऑप्शन ए है, कृषि उत्पादन में वृद्धि, आसान कृषि ऋण, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, किसानों को प्रशिक्षण। तो इसमें बता देना है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है इसके बारे में, तो आपका इसमें हो जाएगा कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। FRBM अधिनियम से संबंधित है, इसके बारे में हम लोग को बता देना है। तो ऑप्शन देखते हैं, रघुराम राजन समिति, विजय केलकर समिति, विमल जलान समिति, NKC समिति, यही सही है, NKC समिति FBRM अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शीताध्यक्ष का संबंध था प्रशासनिक विभाग से, धार्मिक विभाग से, भूमिकर विभाग से या व्यवसाय व्यापार विभाग से, ये हम लोगों को बता देना है। तो ये है आपको शीताध्यक्ष जो भूमि कर विभाग से था, भूमि कर विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। सजीव वर्णन किसमें मिलता है, ये हम लोग को बता देना है। तो ये राजतरंगिणी में मिलता है मित्रों, राजतरंगिणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा व पैबोज प्रथाओं की शुरुआत इनमें से किसने की थी। सिजदा व पैबोज प्रथाओं की शुरुआत इनमें से किसने की थी, इसके बारे में हम लोग को बता देना है। तो ये हो जाएगा, बलबन ने सिजदा और पैबोज प्रथाओं की शुरुआत की थी, शुरुआत पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उतवी कौन था। उतवी कौन था, ये हम लोग को बता देना है। तो एक इतिहासकार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को चुन लेना है हम लोगों को। तो शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली में की, जो सही है। शेर शाह ने उपज के 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किए, भी सही है। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में, गलत, सासाराम में, यही आंसर हो जाएगा सी। शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी, ठीक है, या सिकंदरी गज को प्रयोग किया जाता था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई है। ठीक है, तो उसका नाम बता देना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए इसमें देवराय द्वितीय, अच्युत देवराय, कृष्ण देवराय, तो इसमें आंसर हो जाएगा कृष्ण देवराय के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था। ये हम लोग को बता देना है कि सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर बंधु हो जाएगा, बहलोल लोदी सबसे ज़्यादा शासन किया था। किसने किया था, बहलोल लोदी ने सबसे ज़्यादा शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, ये हम लोग को बता देना है। केंद्रक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है पदार्थ के बारे में बताना है। देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो है केंद्रक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है ना, प्रोटीन केंद्रक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्राकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न, इसके बारे में बताया, तो ग्रेना में ये संपन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा मित्रों, हेलोफाइट्स होता है। हेलोफाइट्स क्या है, इसके बारे में बता देना है। ठीक है, वे पौधे जो बहुत अधिक मल वाले स्थान पर उगते हैं, ये नहीं है। वे पौधे जो शुष्क वास स्थान पर उगते हैं, ये भी नहीं है। वे पौधे जो न तो बहुत शुष्क और न ही नम जगह पर उगते हैं, ये भी नहीं है। वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। ठीक है, इसको हम हेलोफाइट्स कहते हैं, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। PCR, रीपा, CD4 या एलिसा, कौन सा टेस्ट किया जाता है, ये हम लोग को बता देना है। तो मित्रों देखिए, इसमें PCR किया जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद CD4 भी किया जाता है, एलिसा भी किया जाता है, रीपा नहीं किया जाता है। तो 1, 2, 3 किस्में हैं
ये हम लोग को देखना है। 1, 2 तो नहीं होगा, 1, 3 और 4, PCR, CD4, PCR, CD4 और एलिसा 4। तो 1, 3, 4 ऑप्शन डी में है, यही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्न में कौन सा रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग को बता देना है। तो AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, उनचालीस नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है आपका, ट्रिपल वैक्सीन जो है, ठीक है, ट्रिपल वैक्सीन जिसको DPT में कौन सा एक नहीं होता है, कौन सा एक रोग नहीं होता है, उसी रोग के बारे में हम लोगों को बता देना है। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस होता है, पिलियन नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होता है, किसके बराबर आवेश होता है, वही हम लोग को बता देना है। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका देखिए, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो इसका ऑप्शन सी है, इसमें 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर है, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? कौन सा गति नियम है जिससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, इसके बारे में हम लोगों को बता देना है। तो द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? प्रतिरोध की क्षमता होती है, ताप बढ़ने पर कम होता है या बढ़ता है, यही हम लोगों को बता देना है। तो इसमें देखिए बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, इसका प्रतिरोधकता जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? सबसे ज़्यादा समस्थानिक किस तत्व का होता है, ये हम लोग को बता देना है। तो पोलोनियम को होता है, सब लोग जानते हैं, पोलोनियम का सबसे ज़्यादा समस्थानिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को हम लोग जलाते हैं तो उससे क्या बनेगा, यही हम लोग को बता देना है। तो पानी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफिन होता है, ग्रेफिन क्या है आखिर, ये बताना है। तो ग्रेफिन जो होता है मित्रों, कार्बन का मिश्र धातु, कार्बन के नैनो प्रतिरूप या कार्बन के नैनो प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों आपका, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में बताना है। देखिए, तो विश्व रक्तदान दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमिलित करें, सुमिलित कर देना है हम लोगों को। ठीक है, कहता है आपका कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, ये सही है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान मैसूर, दिल्ली, पणजी, तो ये पणजी हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? पणजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो है आपका वो मैसूर में है, तो इसका 2 हो जाएगा। फिर कहता है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, ये बताना है। तो इसमें बंधु हो जाएगा आपका, ये दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली है। ठीक है, तो देखिए, तो जो मिलान किए हैं, गांधीनगर 1, ठीक है, और राष्ट्रीय समुद्र पणजी 4, 1 4 किस में है, 1 4, 1 4 देखिए डी में है, फिर 2 4 3, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? ठीक है, पंचरात्र धर्म का संबंध किससे है? तो देखिए मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा यह वैष्णव धर्म से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एकमात्र भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, उस भारतीय का नाम बता देना है। वो भारतीय कौन है? ठीक है, जिनको एकमात्र नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्हीं के बारे में हम लोगों को बता देना है। तो वेंकट रमन रामकृष्ण या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या VS नेपाल या अरविंद खुराना, कौन है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपको हो जाएंगे, वेंकट रामकृष्णन को मिला है। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? किस राज्य की रहने वाली है, राज्य का नाम बता देना है। तो ये शिवांगी सिंह जो है, ये अपने बिहार की रहने वाली है।
ठीक है मित्रों, ये कुछ इसमें स्मरणीय तथ्य देता है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बड़ा ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछता भी है। थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं। कहता है कि यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? यह सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? होत्री। ठीक, होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्वेश्चन कहता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किस मंडल में किया गया है, तो तीसरे मंडल में। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का, ये क्वेश्चन हमारे ऊपर पूछता है। ठीक है, सोम देवता का वर्णन किया गया है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण, और 10वां में क्या है? 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। 250 इंद्र के लिए और 200 ऋचाओं की रचना की गई है। मतलब इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र 250, अग्नि 200। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया है। घन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आपका है यजुर्वेद। इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को अर्घव्यू कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद्य एवं पद दोनों में है। सामवेद, इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्री कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को। अथर्ववेद, इस वेद में प्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108। मित्रों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करें।